चलें जी, क्लास रिकॉर्डिंग पे लग चुकी है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को कर रहा हूँ शेयर। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, क्विक सा रिकैप करेंगे सीक्वेंसेस का, और साथ ही हम लोग रिकैप करेंगे मेंसुरेशन का। ठीक है, तो दोनों टॉपिक हैं और दोनों टॉपिक आसान भी हैं और इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन बस द पॉइंट इज कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करें कि एटलीस्ट 90% ऑफ द टॉपिक जो है ना वो आपको समझ आ जाए। जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर पॉइंट मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा यस स्क्रीन सर। विजिबल है सबको मेरी? जी सर, विजिबल है। एक मिनट वेट करते हैं, सब आ रहे हैं जरा। पहले सीक्वेंसेस कर लेते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, second one is geometric, third one is quadratic, and fourth one is cubic sequence, cubic sequences। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ टिपिकल सीक्वेंसेस हैं, उनके नाम भी मैं अभी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में। अरिथमेटिक सीक्वेंस बेटा वो सीक्वेंस होता है जिसमें प्लस और माइनस करने से नेक्स्ट टर्म आती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जबकि आपको पता है कि ए वन क्या चीज़ है। ए वन कहते हैं फर्स्ट टर्म को, ए वन इज फर्स्ट टर्म। डी होता है बेटा डिफरेंस, और ये आता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से। ये अरिथमेटिक का नोट हो गया। ज्योमेट्रिक का बेटा फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन। ए वन अगेन द फर्स्ट टर्म where r is the common ratio and it is obtained by next divide by previous। ये next divide by previous से आप इसको कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एज द नेम इंडिकेट्स, इसका फॉर्मूला कुछ इस किस्म से होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। इस तरीके से फॉर्मूला होता है एंड वी यूज टेबल टेक्निक, और हमें इसमें टेबल टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, और टेबल टेक्निक क्या होती है आगे क्वेश्चन में करके बताऊंगा। क्यूबिक सीक्वेंस का क्या फॉर्मूला होता है? वो डेफिनेटली होता है ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। ये फॉर्मूला होता है, और अगेन इसमें भी टेबल टेक्निक जो है वो इस्तेमाल होती है कि टेबल टेक्निक के जरिए ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं। अभी हर एक सीक्वेंस के ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन करूंगा, तो ज़रा देखते जाएं वन बाय वन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस आपके सामने बना रहा हूँ, सीक्वेंस ए। ठीक है, और सीक्वेंस ए में बना रहा हूँ 2 5 7 9 11। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पार्ट ए में कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, कि नेक्स्ट टर्म क्या है। नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है 11 13। प्लस 2 इज 13। ठीक है जी, सेकेंड टर्म वो पूछ सकता है कि एंड टर्म का फॉर्मूला, एंड टर्म बताओ। एंड टर्म का मतलब है फॉर्मूला बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट व्हिच सीक्वेंस इज दिस। यू कैन सी दैट इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, प्लस टू हो रहा है, माइनस टू होता तब भी अरिथमेटिक होता। तो आपने करना यह है कि आपने अरिथमेटिक का फॉर्मूला लिखना है साइड पर, दैट ए एन इज इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए वन इज द फर्स्ट टर्म, टू प्लस एन माइनस वन। अब डी निकालना है, डी मैंने ऊपर नोट्स में लिखवा चुका हूँ। डी निकालते हैं नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से। अपनी मर्जी के दो नंबर को इसको कह देता हूँ मैं कि ये नेक्स्ट है, और ये मैं कहता हूँ कि दैट दिस वन इज प्रीवियस। तो मैं डी निकाल रहा हूँ यहाँ पे साइड पे। तो 7 माइनस फाइव इज इक्वल टू टू। हमें पता है कि प्लस टू था, लेकिन हमने वर्किंग करके देखना है कि कभी माइनस टू होता है तो बच्चों ये गलती कर देते हैं। अब अलजबरा है, ठीक है, तो टू प्लस टू मल्टीप्लाई हो रहा है एन माइनस वन से, तो ये आएगा टू एन माइनस टू। सो माइनस टू और टू एन माइनस टू। ओके, सो माइनस टू और प्लस टू आपके सामने कट गया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है टू एन। क्या ये सही है बेटा? नो क्या सर। ये सही है बेटा? नो नहीं, सर। ये गलत है, क्योंकि इसमें हमने सेकंड टर्म गलत लिखी हुई है। जरा चेक करें, फर्स्ट गैप थ्री का आ रहा है हमारे पास। जरा देख रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट गैप मेरे यस पास सर। थ्री का आ रहा है, तो ये हमसे गलती हो गई। तो हम इसको जरा थोड़ा सा
कर लेते हैं क्वेश्चन को, अच्छा है कि देख ले क्योंकि फार्मूला ठीक नहीं आया। तो ज़रा इसमें 2 का गैप लेना था हमने, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे हमारे पास n टर्म जो है वो हमारे पास आती, n टर्म हमारे पास आती 12, और डिफरेंस होता हमारे पास, अगर ये नेक्स्ट है तो ये होता प्रीवियस, तो 8 माइनस 6 आता 2। ठीक है, तो इस तरह का एरर पे आप भी कर सकते हो कि सीक्वेंस ऊपर लिखा कुछ और होता है, आप नीचे अटेम्प्ट कुछ और करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है, ये एक लर्निंग हो गई हमारी कि हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते। अभी हमारा नीचे फार्मूला ठीक बना हुआ है क्योंकि हमने 2 वहाँ पे पुट किया हुआ है और डी की जगह भी 2 पुट किया है, तो 2n इज द फार्मूला। थर्ड पार्ट में एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है बेटा कि व्हाट इज द 27th टर्म, कि 27 टर्म क्या है। तो आपने जब फॉर्मूला निकाल लिया है तो आपने n की जगह पर 27 डालना है, तो 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 54। सो 54 इज द आंसर फॉर 27 टर्म। तो ये हो गया बेटा अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए आपका फॉर्मूला। आप इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की वर्कशीट्स अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशीट्स में फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस जो है ग्रुप में भिजवा दूंगा, ओपन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड फार्मूला मैं कर, सेकंड सीक्वेंस में कर रहा हूँ उसके ऊपर आपका क्या नाम है, ज्योमेट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वो सीक्वेंस होता है जिसमें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए लाइक फॉर एग्जांपल ये हो गया 1 4, और 4 is 16, 16 into 4 is 64, और 64 into 4 is 256। नाउ यू कैन सी दैट कि सीक्वेंस अरिथमेटिक नहीं है, सीक्वेंस जो है आपके पास कुछ और है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि यहाँ पे गैप्स कितने हैं। तो आप देख रहे हैं पहला गैप 3 है, दूसरा गैप 12 है, और तीसरा गैप फिर बहुत ज़्यादा बड़ा है विच इज़ 48। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी खास पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है, फिर यहाँ पे भी फिर मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। तो इसका मतलब है सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फॉर्मूला अपनी जगह पे लिख लें, an इज इक्वल टू a1 इंटू आर पावर n माइनस 1। आर कहते हैं कॉमन रेशो को, a1 होता है फर्स्ट टर्म इसमें 1 है। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस से निकालते हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले भी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 64 इज माई नेक्स्ट एंड प्रीवियस इज 16, तो 64 डिवाइड बाई 16 इज 4। हमारे पास 4 आ चुका है, तो हम r की जगह पे लिखेंगे 4, n माइनस 1 हम लोग ऐसे ले देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज द सेम नंबर, सो इसका मतलब है कि 4 पावर n माइनस 1 इज द फॉर्मूला। सो दिस इज माय फॉर्मूला फॉर दिस सीक्वेंस। ये n टर्म का फॉर्मूला मैंने निकाल दिया है। अगर एग्जामिनर पार्ट 1 में n टर्म मांग रहा है और पार्ट 2 में कहता है आपको कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, तो नेक्स्ट टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूले के जरिए भी निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि नेक्स्ट टर्म जो है वो 6 नंबर की टर्म है। 1 2 3 4 5 नंबर हमें लिखे हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूले में 6 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 पावर 5। और 4 पावर 5 हमारे पास क्या आता है बेटा, 4 पावर 5, 4 पावर 5 इट इज इक्वल टू 1024। एंड वी नो दिस ऑलरेडी कि 256 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें वी स्टिल गेट 1024। ठीक है जी। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बेटा विच वन इज द नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म बता दें कि नाइन्थ टर्म क्या चीज़ है। तो नाइन्थ टर्म के लिए आपको 4 n की जगह पे 9 डालना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 पावर 8। तो अब आपको 4 पावर 8 चेक करना है, तो 4 पावर 8 इट इज इक्वल टू 65,536। ये आपके पास आंसर जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी बेटा, ये दो सीक्वेंसेस के ऊपर मैंने खुद इनके ऊपर रेगुलर सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, और उन सेपरेट वीडियोस के जरिए आप लोगों को वहाँ पे मैंने पूरी हिंट दी थी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को स्टिल प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने करना ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने उस वीडियोस को ओपन करके आराम तहम्मुल से आपने उन क्वेश्चंस को हल करना है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलें जी, अब बारी आती है जी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस के लिए मैं नाम लिख देता हूँ पहले ऊपर। अब जाहिर सी बात है क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं क्वाड्रेटिक सीक्वेंस लिखूंगा, लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है और इसमें टेबल टेक्निक इस्तेमाल होती है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस के अंदर फार्मूला जो होता है वो कुछ इस किस्म का होता है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है लेकिन एक्स की जगह पे एन होता है बस, खाली और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, अब मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा और वो मैं लिख दिया कि 4 11 22 37 एंड लेट्स से 56। ऑलराइट, ठीक है जी। अब जरा फॉर एग्जांपल जरा गौर करें, फॉर एग्जांपल जरा मैं गौर करके मैं पहले सीक्वेंसेस को देखता हूँ। क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस में मेरी बात आराम तहम्मुल से सुने और समझ आ जाएगी आपको।
क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में द सेकंड डिफरेंस इज सेम, नॉट द फर्स्ट वन, ठीक है, कीप इन माइंड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट डिफरेंस, चेक करें बेटा, यहाँ पर हो रहा है +7, यस और नो, यहाँ पर हो रहा है बेटा +11, यहाँ पर हो रहा है बेटा 37 - 22 कितना आता है, +15, यहाँ पर हो रहा है बेटा +19, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट डिफरेंस इज नॉट सेम, लेट्स चेक सेकंड डिफरेंस कि सेकंड डिफरेंस क्या आता है। सेकंड डिफरेंस इज +4, दिस इज ऑल्सो +4, दिस इज ऑल्सो +4। मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में सेकंड डिफरेंस जो है वो सेम आता है। अब तरीका यह है कि उस फॉर्मूले के अंदर जो ए, बी और सी की वैल्यूज हैं हमें उनको फाइंड आउट करना है, और अगर हमने उनको फाइंड आउट कर लिया तो हम लोग इजीली जो है इनको कर सकते हैं। चेक करें बेटा जरा, फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है a n² यू हैव टू फाइंड आउट, इधर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। नाउ फाइंड ए, बी एंड सी जो के ऊपर इस फॉर्मूले के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। ओके, टू फाइंड ए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। टू फाइंड ए, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में ए को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड डिफरेंस को यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2, आपने 2 पे डिवाइड करना है, कीप दिस इन माइंड। सेकंड डिफरेंस आपके पास 4 आया था, 4 को डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास 2 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि ऊपर फॉर्मूले में an² की जगह पे मैं 2n² लिख सकता हूँ। नाउ आई गॉट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। सो means the formula is now 2n² plus bn plus c, ठीक है। Now in order to find out b and c we have to use the table technique, and what that table technique is, please pay attention. सिंपल इज दैट, आपने एग्जाम में अंदर भी छोटा सा एक टेबल बना लेना है कि जी सर ने कहा था कि टेबल बनाना है, ठीक है। उस टेबल में आपने 3 लाइनें खामा खानी है, ठीक है जी। ये 3 लाइनें आपने लगा दी, ठीक है। इस पहली लाइन के फर्स्ट कॉलम के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने लिखना है ओरिजिनल, जो कि क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने लिखना होता है an², आपके पास 2n² आया है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओरिजिनल सीक्वेंस था आपके पास 4, फिर था 11, फिर था 12, फिर मैं देख लूँ जरा क्या है, 37 और 56, ये हो गया बेटा 37 एंड दिस इज 56, ठीक है जी। अब ये 2n² का फॉर्मूला हम लोग खुद बनाएंगे। अब वो कैसे बनेगा जरा यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे जरा चेक करें, n की जगह पे 1 डालते हैं तो 2n² इंटू 1। तो ये आपको अगर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर वर्जन में क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है तो आप लोग इसको कैलकुलेटर की मदद से भी इसको ऑलरेडी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, और मैंने आपको कैलकुलेटर की मदद से टेबल कंप्लीट करना सिखाया हुआ है, ठीक है, कि कैलकुलेटर की मदद से टेबल कैसे कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। ये सारी टेक्निक जो हैं हम लोग पहले ग्राफ ऑफ फंक्शन के अंदर भी इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि टेबल कंप्लीट करना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑन करके मेन्यू में जाऊंगा, सर 22 नॉट 12, ओ ओ, थैंक्स जाहिर, थैंक्स आपने बचा लिया हमें मोड। अब देखें जी, यहाँ पे मैं नीचे जाके देख रहा हूँ टेबल, आपके पास भी पेपर में टेबल होता है क्या अपने कैलकुलेटर में, मेरे पास 9 पे, आपके पास 7 पे शायद। अब मैं फंक्शन डाल रहा हूँ 2, अच्छा अल्फा की जगह पे x लगा देंगे, अल्फा और ब्रैकेट का बटन दबाएं, x आ जाएगा ऊपर n², तो मतलब ये 2n² ही है। अब मुझे इसमें टेबल कंप्लीट करना है, 1 2 3 5 नंबर है तो 1 to 5 ठीक है, और स्टेप 1 भी ठीक है, ओके। आ गया मेरे पास टेबल कंप्लीट। ये आ रहा है बेटा 2, दूसरे में आ रहा है 8, तीसरे में आ रहा है 18, फोर्थ में आ रहा है बेटा 32, एंड फिर आ रहा है 50। चले जी, अब आपने करना क्या है, वंस द टेबल इज कंप्लीटेड, जब आपका टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है, मेंटल मैथ्स के जरिए भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जरा ये रेड मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, पे अटेंशन, ये याद रख लें, अभी क्यूबिक में भी यही इस्तेमाल होगा, O - 2n²। ओ का मतलब है ओरिजिनल, और -2n² का मतलब है कि जो आपने निकाला हुआ है। तो 4 - 2 is 2, 11 - 8 is 3, 22 - 18 is how much, 5, 37 - 2 20, no sorry it's 4, 22 - 18 is 4, that's 5 and that's 6. Now I have the sequence. Now find the formula of
दिस सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस का फॉर्मूला निकाल लो और ऊपर उसके साथ ए एन स्क्वायर के साथ लिख देना। तो ये तो बहुत आसान है, 2 3 5 ये 5 नंबर आपके सामने मौजूद है, आपको नजर आ रहा है 1 ऐड हो रहा है, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी वन ही है, तो 2 प्लस एन माइनस वन, सो एन इधर छोड़ दें, एन प्लस टू माइनस वन, ठीक है। सो ये हो जाएगा n प्लस वन। तो चलें जी, हमारे पास b और c की वैल्यू आ चुकी है। नाउ ओरिजिनली वी हैड द क्वेश्चन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी था हमारे पास, ठीक है। ए एन स्क्वायर हमारे पास 2n स्क्वायर आया था और बी एन प्लस सी की वैल्यू है n प्लस वन, ठीक है जी। अब जरा इस सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं कि हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है ये ठीक बनाया कि नहीं। व्हेन n इज इक्वल टू वन, तो मैं यहाँ पे जरा पुट कर रहा हूँ 2 इंटू वन स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी, कि ये क्या आता है। तो देखें, 2 1 स्क्वायर इज 1, 2 प्लस 1 ये 4 आ गया हमारे पास। व्हेन n इज इक्वल टू 2, अब ये भी फंक्शन आप कैलकुलेटर में डाल के कर सकते हैं। अच्छा, फिर 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस टू प्लस वन, चेक कर लें, 2 स्क्वायर इज 4, 4 टू जार 8, 8 टू जार 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11। देखो वही 4 11 आ रहा है हमारे पास, 4 11, 3 डालेंगे 22 आ जाएगा। इसका मतलब है कि टेबल टेक्निक के जरिए हम लोग कोई भी सीक्वेंस जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऐसा है ना कि इसके नीचे मैं एक सीक्वेंस आप लोगों के लिख दूंगा, जब मैं नोट्स भेजूंगा तो ये सीक्वेंस को ट्राई कर लेना एज इट इज, इसकी मदद से ही, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। इसके नीचे मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, वो सीक्वेंस आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखता हूँ, -4 -5 4 23 52 91। आपने फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस करना है और ये आपने ट्राई करना योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी चलते हैं हम लोग क्यूबिक सीक्वेंस की तरफ कि क्यूबिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है। अगेन हमारे पास उसमें भी टेबल टेक्निक इस्तेमाल होती है। जिसको सीक्वेंस क्वाड्रेटिक आता है वो क्यूबिक कर सकता है, ठीक है। तो क्यूबिक सीक्वेंस करने के लिए आपको क्यूबिक का पता होना चाहिए। तो वो होती है ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। मोस्ट प्रोबेबली ओ लेवल्स में इतना मुश्किल सीक्वेंस जो है वो नहीं दिया जाता, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं पढ़ा दूंगा ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग स्ट्रगल ना करो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 90% इज द चांस कि इतना मुश्किल जो है सीक्वेंस पेपर में नहीं होता क्यूबिक का। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो टिपिकल आते हैं ना क्यूबिक सीक्वेंसेस, वो आपने हमेशा जरा थोड़ा से देख लें इधर। मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ 1 8 27 64 125, ठीक है। इसमें टिपिकल सीक्वेंसेस कुछ इस किस्म से हैं। आई नो दैट दीज ऑल आर क्यूब नंबर्स, एग्री एवरीबॉडी? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, राइट एवरीबॉडी? राइट एवरीबॉडी? जी सर। सो n क्यूब इज द फॉर्मूला फॉर दिस सीक्वेंस। अब जरा देखें, मैं थोड़ा सा इसमें फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट भी आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 8 से स्टार्ट हुआ है सीक्वेंस, 8 27 64 125, you can see that one is skipped, although one is a cube number, one क्यूब नंबर है आपका, लेकिन सीक्वेंस फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया है, ये 2 क्यूब से स्टार्ट हुआ है इंस्टेड ऑफ 1 क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होगा n प्लस वन होल क्यूब, ठीक है, n प्लस वन होल क्यूब, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 27, अभी सबर करें आप। फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस अगर 27 से स्टार्ट हो जाए, तो आपको ओरिजिनली पता है कि इससे पहले दो क्यूब नंबर्स और भी मौजूद हैं, क्योंकि ये 3 क्यूब है आपके पास, राइट काशिफ? ये जी 4 सर। क्यूब है, ये 5 क्यूब है, ठीक है। आपको पता है कि 1 क्यूब और 2 क्यूब मिसिंग है, तो कितने नंबर मिसिंग है? 2 नंबर मिसिंग है कि नहीं? जी सर। तो ये हो जाएगा बेटा n प्लस टू होल क्यूब। इज दिस क्लियर? जी सर। पहले वाले में एक नंबर मिसिंग था, इसलिए वो n प्लस वन होल क्यूब हो गया। इसमें दो मिसिंग है तो इसमें दो हो गया। व्हाट इफ मरियम, व्हाट इफ द सीक्वेंस स्टार्टेड फ्रॉम 0 0 1 8 27 64 125? I know all of them are cubes except for the 0. Yes or no? Yes, जी sir. सर। Because zero is a whole number, zero is not a natural number, right? Agree? जीरो जी होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है हमारे पास। सीक्वेंस अगर मैं n क्यूब लिखता हूँ इसकी जगह पे तो मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि n की जगह पे मैं जब 1 डालूंगा तो 1 प्लेस पे तो 0 लिखा हुआ है, तो वो 0 क्यूब जो है 1 क्यूब 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर? सो दिस केस इज द बैकवर्ड शिफ्ट। इसको कहते हैं क्या? ये बैकवर्ड शिफ्ट है, और ये एक ही केस है, बैकवर्ड
शिफ्ट, ये बैकवर्ड शिफ्ट है। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला आएगा n-1 होल क्यूब। बस जीरो से पहले आपके स्क्वायर और क्यूब नंबर्स नहीं होते, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आपने जाना। इज दिस क्लियर? जी सर। ये कुछ टिपिकल थे सीक्वेंसेस जो कि एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं और स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं कि सर ये बड़ा मुश्किल था और आ नहीं रहा था। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर देता हूँ, ये आपने याद कर लेने। अच्छा, ये याद वाली चीजें हैं। मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ 8, 21, 46, 89, 156, ठीक है जी, ऑलरेडी। बस अब करना क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट उस डिफरेंस देखना है। 21 माइनस 8 क्या आता है बेटा, जरा जल्दी जल्दी बताते हैं। 21 माइनस 8 इज 13। 41 माइनस 20, 46 माइनस 21, 25। सॉरी यार, मुझे जरा थोड़ा सा रोजा लगा हुआ है तो मेरी प्लस माइनस आगे हो रही है यार। 43, सर नो प्रॉब्लम। 156 माइनस 89। बस एक्चुअली रमजान भी थोड़ा रह गया और हम भी थोड़े ही रह गए। ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस है, सेम नहीं आया। लेट्स चेक अबाउट द सेकंड। तो 25 माइनस 13 इज 12, यस। 43 माइनस 25, 18। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस सेम नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सेकंड डिफरेंस सेम आ जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये आ गया जी आपका थर्ड डिफरेंस। तो थर्ड डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि वो आ रहा है 6। चलें जी, थर्ड डिफरेंस सेम आ गया तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस क्यूबिक है। और हमें नाम से पता है अहमद कि सीक्वेंस क्यूबिक सीक्वेंस का फॉर्मूला होता है an³ प्लस bn² प्लस cn+d। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है तो काइंडली पे अटेंशन। ठीक है, इसमें a को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड डिफरेंस को डिवाइड बाय 6 करते हैं, ये दिमाग में बिठा लें बस। थर्ड डिफरेंस डिवाइड बाय 6 और फिर टेबल टेक्निक वही वाली, सेम सेम है वो। थर्ड डिफरेंस 6 है तो 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई है तो 1n³ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास फॉर्मूला हो चुका है n³ प्लस bn² प्लस cn+d। ओके, एन a रिमूव हो गया अभी इससे। अब आ जाए टेबल टेक्निक के ऊपर। वही आपने याद रखना है, सर ने कहा था टेबल बनाना है, 3 लाइनें लगानी है, एक, ये हो गई 2। पहले वाले में लिखना है ओरिजिनल, ठीक है, जरा साफ साफ पेपर में भी करेगा कि ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। यहाँ पे लिख देंगे n³ जो आपके पास आया हो, an³ की जो भी वैल्यू आई हो। a की वैल्यू 1 थी तो अभी n³ लिखा है मैंने यहाँ पे। यहाँ पे बस आप वो सीक्वेंस लिख लें। तो 5 नंबर मोस्टली मैं लिखता होता हूँ तो 5 नंबर लिखे होंगे मैंने ऊपर। 8, 21, 46, 8, 21, 46, 89 और 156, 89 और 156। n³ में 1³ क्या आता है बेटा, 1 आता है। 2³ क्या आता है बेटा, 8। 3³ क्या आता है, 27। 4³ आता है क्या बेटा, 64। 5³ इज 125। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं, ओरिजिनल माइनस n³। क्वाड्रेटिक में n² होता है तो हम यहाँ पे n³ माइनस करेंगे। काशिफ 8 माइनस 1 इज व्हाट, 7। सर 21 माइनस 8 इज 13, 13। ओके, 46 माइनस 27 इज 19, मेक इट व्हाट 19. 19, थैंक यू। और 89 माइनस 64 इज 25, 25। और 156 माइनस 125 इज 31. 31। बस अब मैंने आपको कह दिया था कि बस अब आपको इस ब्लू वाले सीक्वेंस का, लास्ट लाइन वाले सीक्वेंस का फॉर्मूला बनाना है। और ये आपके पास अब एक कंप्लीट नया क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और ये क्यूबिक भी हो सकता है और ये कुछ भी हो सकता है। तो अब हमने इसका फॉर्मूला बनाना है। फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर में ये नहीं आता, यहाँ पे एग्जैक्ट सेम नंबर आ जाते हैं तो वो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं n³ प्लस व्हाट और n³ प्लस 5 व्हाटएवर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 13, 19 और 25 और 31। जरा चेक करें यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्लस 6 हो रहा है बेटा, प्लस 6 हो रहा है बेटा? जी सर। जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो 7 प्लस 6n माइनस 6। तो 6n प्लस 7 माइनस 6। देखिए, मैं एज अ टीचर अरेंज करता हूँ फिर ऐड माइनस करता हूँ, वरना गलती हो जाती है। तो 6n प्लस 1। सो नाउ 6n प्लस 1 को आप उठा के ऊपर an³ के साथ लिख दो। आपके पास फॉर्मूला आया था, आपके पास an³ प्लस bn² प्लस cn प्लस d आया था। ये फॉर्मूला है आपके पास। a की वैल्यू 1 आई थी आपके पास, ठीक है, तो ये हो गया बेटा 1n³। देखिए n² कुछ आया ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0n²
प्लस सी एन मतलब 6n और प्लस डी की वैल्यू +1 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया वो है n क्यूब प्लस 6n प्लस 1। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमने ये फॉर्मूला जो बनाया ये ठीक बनाया है कि नहीं। जरा n की जगह पे 1 डालें। 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 क्यूब इज 1, 1 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। यस और नो? यस जी और सर। नो? ये काम आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 2 क्यूब डाल के देखते हैं बस, फिर हम लोग बाकी अगले टॉपिक पे चलेंगे। 2 क्यूब इज 8, 8 प्लस 12 प्लस 1, तो 8 प्लस 12 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21। देखें सेकंड नंबर पे हमने 21 लिखा था कि नहीं, नजर आ रहा है? तो इसका मतलब है कि आपका ये सीक्वेंस जो है ये ठीक हो गया। यही वो 4 सीक्वेंस है बेटा, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं वर्कशीट्स भिजवा दूंगा। इन्हीं के अंदर ही आपके जो है घूम रहे होते हैं, ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चंस। ऑल राइट, फिर देन वी हैव अ मेंसुरेशन। mensuration is the branch of maths deals with the study of what। इसमें 3 चीजों की स्टडी होती है। पहले ही होती है लेंथ, सेकेंड वन इज एरिया एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम, ठीक है। Shapes are distributed into 2 dimensions shapes and 3 dimension shapes। मैं वन बाय वन एक एक शेप बना के डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा, जरा प्लीज और करते जाएं। कुछ चीजें मैं बोलता जाऊंगा, कुछ चीजें मैं लिखता जाऊंगा, तो आप लोग रिकॉर्डिंग से नोट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हर चीज लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 2D शेप में वी हैव अ ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। वी नो दैट 3 साइडेड शेप है हमारे पास, तो इसका एरिया होता है हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब बेस अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेस जो है, ये आपके पास बेस है, तो ये आपके पास हाइट होगी फिर, ठीक है। इसको जरा समझ लें थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर पर शेप 2, अब यही ट्राइंगल है लेकिन दिस इज अ ट्राइंगल, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसके सामने ए होगा, इसके सामने कैपिटल सी होगा और इसके सामने कैपिटल बी होगा। अगर इस ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है तो यू नो दिस ऑलरेडी देयर 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई बाय साइन इंक्लूडेड, ठीक है। और पेरीमीटर के लिए नो नीड टू मेमोराइज एनी फॉर्मूला। पेरीमीटर इज ऑलरेडी सम ऑफ द बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री और आउटर साइड, बस। इनर कभी भी नहीं होती, तो सम ऑफ ऑल साइड्स भी कहते हैं हम इसको। सम ऑफ ऑल साइड्स, तमाम साइड्स को प्लस कर दें, ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड शेप हमारे पास होती है स्क्वायर की। एंड वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द स्क्वायर सिंस अवर चाइल्डहुड। हमें पता है कि स्क्वायर क्या चीज़ है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें तमाम की तमाम साइडें 90 बराबर होती हैं, तमाम के तमाम एंगल 90 डिग्रीज होते हैं। इसका एरिया होता है हमारे पास एल स्क्वायर, और पेरीमीटर के लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं याद करते, सम ऑफ ऑल साइड्स करा करो बस, ठीक है, ताकि बस आपको लोगों को इस स्टेज पे ये रटे ना मारने पड़े, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला रेक्टेंगल, ठीक है जी। रेक्टेंगल आपको पता है कि स्क्वायर की तरह ही शेप होती है, लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। इन दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, और डिफरेंस क्या है कि उसमें तमाम साइड्स बराबर होती हैं और इसमें बराबर नहीं होती। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है जी। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि लेंथ जो होती है आपके पास हमेशा बड़ी वाली जो होती है वो लेंथ होती है, तो ये लेंथ है, ठीक है, दिस इज लेंथ, और ये वाली आपके पास होगी ब्रेथ, ठीक है जी। ये हो गया जी रेक्टेंगल का गेम ओवर। ओके, रेक्टेंगल के बाद हमारे पास आती है 5 पे आता है हमारे पास रोम्बस, ठीक है। रोम्बस को रेक्टेंगल से पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चलो बस मैंने बना लिया, नो प्रॉब्लम। रोम्बस जो है बेटा वो होता है टिल्टेड स्क्वायर होता है, इसको बोलते हैं क्या, टिल्टेड स्क्वायर। तो मैं जैसे ही रोम्बस का नाम लिया करो साथ में बोला करो टिल्टेड स्क्वायर, तो बस फिर हमेशा कभी भी गलत नहीं होगे। टिल्टेड स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा बेस इंटू हाइट। इसमें एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब फॉर एग्जांपल जरा देख लें जरा इधर। फॉर एग्जांपल दिस इज योर बेस, ये आपकी बेस है, ठीक है, ये आपकी बेस है। तो आपकी जो इसमें हाइट होगी ना, हाइट वो होती है हमेशा परपेंडिकुलर, या तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी या आप ट्रिग्नोमेट्री के जरिए फाइंड आउट करोगे कि इसकी हाइट क्या है, ठीक है। कीप दिस इन माइंड। और पेरीमीटर का वही सेम साइड 6 1 पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम जब भी बोलो साथ ही बोल दिया करो कि सर ये टिल्टेड रेक्टेंगल होता है, तो बस आपको और इससे ज्यादा आसानी नहीं हो सकती फिर। तो ये टिल्टेड रेक्टेंगल आप बना रहा हूँ आपके सामने ताकि समझ आ जाए। ठीक है जी, इसका भी एरिया का फॉर्मूला सेम होता है, बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला आपके सामने एरिया का होगा। और इसमें भी वही डिबेट है कि अगर ये आपकी बेस है तो आपकी जो हाइट है वो हमेशा हाइट इज हमेशा परपेंडिकुलर, स्लांट में कभी भी हाइट नहीं होती, तो ये आपकी हाइट होगी इसमें। तो ये हाइट आप या तो गिवन होगी क्वेश्चन में, या आप फाइंड आउट करोगे किससे, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है बेटा, ओके। फिर हमारे पास आता है 7 पे आता है हमारे पास ट्रेपीजियम। जी, ट्रेपीजियम के बारे में आपको ज्यादातर पेपर में देखने को मिलता है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट शेप है ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ट्रेपीजियम के बारे में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आपके पास कैसे इसको समझना है। आपको पहले सबसे पहले देखें जरा, ट्रेपीजियम कहते हैं, ट्रेपीजियम का नंबर है हमारे पास 7 नंबर है। ठीक है, ट्रेपीजियम के जो फैक्ट है वो ये होता है वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। आप जरा ऊपर देख लें, ऊपर जितनी शेप मैंने बनाई है इसमें दो दो पेयर हैं पैरेलल लाइन के, देख लें जरा, सब में दो दो पेयर हैं एक्सेप्ट फॉर द ट्राइंगल। ठीक है, ये तमाम में दो दो पेयर हैं पैरेलल लाइन के। ट्रेपीजियम एक वाइड क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वी हैव ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो मैं यहाँ पे एक दो तरह का ट्रेपीजियम बनाऊंगा आपके सामने समझने के लिए। एक मैंने ट्रेपीजियम कुछ बनाया टिपिकल ट्रेपीजियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेपर में होता है। ठीक है, एक ट्रेपीजियम ये हो गया कि मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वन। ठीक है, ऑल दो इट्स अ फोर साइडेड फिगर। ठीक है, और एक ट्रेपीजियम आपके सामने ये कुछ इस किस्म का बना रहा। एक ट्रेपीजियम मैंने आपके सामने इस किस्म का बना दिया, तो इनको मैंने ज्वाइन कर लिया। यू कैन सी दैट देयर आर two styles of trapezium. Now you can see that this line is parallel to this one. So it means that this trapezium can have different kind of a shape, but you should be eligible to understand that whether it's a trapezium or not by knowing this fact only, that it has only one pair of parallel lines. Keep this in mind कि एक pair of parallel line होगी। आप देख सकते हैं कि इसके पास भी एक ही पेयर है और इसके पास भी एक ही पेयर है, जबकि इसके अलावा जितने क्वाड्रिलेटरल ऊपर हमने डिस्कस किए हैं सब में दो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मौजूद थे। नाम देखना सीख लें जरा कि आपने जब नाम देने हैं तो आपने पैरेलल लाइंस को नाम देना है L1 और L2। ये भी हो गया L1 और L2। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है और यहाँ पे परपेंडिकुलर डॉटेड होगी लाइन। या तो हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री से, या हमें पेपर में गिवन होगी। सो हम लोग ये लिख देते हैं दैट एरिया is equals to 1 by 2 into sum of parallel sides. It's a sum of parallel sides, sum of parallel sides multiply by height, और height perpendicular होती है, ये याद L1 रखें। plus L2। L1 plus L2 ना, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया ना, पैरेलल आप L1 plus L2 लिख दो। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो आप असल में बाज़ औक़ात अब स्टूडेंट्स जो हैं ये L1 और L2 देखते ही नहीं है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में लिख देते हैं 5 + 7 ब्रैकेट बंद, और हाइट 10 होती है 12 होती है, बट डायरेक्ट वैल्यू पुट इन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, लास्ट शेप हमारे पास जो ओ लेवल्स में है। ठीक है, ओ लेवल्स में जो लास्ट 2D शेप है वो हमारे पास है काइट। ठीक है, काइट ये बेटा ये उर्दू वाली पतंग नहीं हो रही है। ठीक है, ये उर्दू वाली पतंग की बात नहीं हो रही है, मैथमेटिकल काइट की बात हो रही है। मैथमेटिकल काइट में ये है कि इसमें टू पेयर्स ऑफ इक्वल लाइंस होती हैं, ये याद रखें। इसमें टू पेयर्स ऑफ इक्वल लाइंस होती हैं, जरा चेक करें, देखें आमने सामने वाली इक्वल होती हैं, और काइट एक वैसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी वन लाइन सिमेट्री है, ये दरमियान से मैं काट सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ये मैथमेटिकल हुई आपके पास। ठीक है, इसकी वन लाइन सिमेट्री होती है। अच्छा, इसमें जो होते हैं ना डायगोनल्स की गेम होती है, ये डायगोनल आपके पास ये हो गया जी दूसरा डायगोनल। ठीक है, दोनों ये चार के चार दो डायगोनल जो है ये 90 डिग्रीज के ऊपर आपस में मीट करते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास D1 है और ये आपके पास D2 है। तो एरिया जो है इसका एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय D2। आप दो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो, उनको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपके पास एरिया ऑफ द काइट डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के साथ हमेशा एक डिबेट करता होता हूँ कि देख लें आप हर एक शेप में ट्राइंगल बना सकते हैं। काइट हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया,
हर शेप में आप ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ट्राइंगल आता है तो आप किसी भी शेप का, मुझे पता है कि मैं इसमें काइट में 4 ट्राइंगल्स बनाकर भी मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। ऐसा ही है एवरीबॉडी। जी सर बिल्कुल। तो अगर पेपर में फॉर इंस्टेंस आपसे कोई फॉर्मूला भूल जाता है तो आपने उसको ट्राइंगल में स्प्लिट करके ट्राइंगल की मदद से जितने ट्राइंगल बन रहे हो उतने एरियाज निकालो, सबको ऐड करो और एरिया निकाल दो, ठीक है। जी और सर। बार बार मैं कह रहा हूँ कि पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है आपके पास सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ठीक है जी, क्लियर है। जी चलें जी, सर। इसके बाद 8वीं और लास्ट शेप है हमारी 2D और वो है सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहले सर्कल को जरा समझ लें। ये सर्कल हो गया आपके पास, इसका ये सेंटर होता है और ये रेडियस होता है, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, और बाउंड्री ऑफ द सर्कल जिसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं वो होता है सी से डिनोट, तो वो होता है 2 पाई आर, ठीक है जी। टोटल एंगल इसका 360 होता है, ये याद रखें। अब फॉर एग्जाम्पल सर्कल के कुछ फैक्ट्स हैं, जरा देखें प्लीज। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्कल के अंदर ये आपके पास एक पिज्जा स्लाइस है, ठीक है, इसको माइनर सेक्टर बोला जाता है। तो अगर इसका एरिया आपने निकालना है, इसका एरिया आपने निकालना है तो वो होगा x डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इट इज दैट मच ऑफ द सर्कल, x डिवाइड बाय 360। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये रिमेनिंग पार्ट है पिज्जा का, जरा सब देखें इधर, फॉर एग्जांपल ये रिमेनिंग पार्ट है पिज्जा का, जरा इधर देखें जरा बेटा। जी बेटा, कौन है माइक ऑन किया? तो कुछ सवाल है तो पूछ लें, धीरे धीरे मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका एरिया होगा y डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी, ये चीज याद रखें। अब फॉर एग्जांपल ये जरा देखें इधर, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी। अब ये देखें जरा, यहाँ पे ये जो ए बी है ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है और ये आर्क लेंथ बोलते हैं इसको। तो आर्क लेंथ ए बी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है x डिवाइड बाय 360 और यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिखना है 2 पाई आर, 2 पाई आर सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे वाले का आर्क लेंथ आपने फाइंड आउट करना है, ये वाला देखिए, ये वाला, ठीक है, ये आर्क लेंथ आपने फाइंड आउट करना है। और इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ, ओ सॉरी, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए सी बी। ये मैंने जरा बड़ा ना, क्योंकि बड़ा है ना ये, तो ए सी बी आर्क लेंथ इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 360 वो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इसका मतलब है कि सर्कल में दो ही फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर, बाकी हम रेशो ले रहे होते हैं। ये जितने भी आपके सामने ये जो देखे मैंने, ये जितने भी आपके सामने लिखे हैं, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है, ठीक है, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है। अब ये पिज्जा के स्लाइस के ऊपर और सर्कल के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये हम लोग कैसे कर सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर फ्रॉम एक बार एग्जाम पॉइंट रिपीट ऑफ कर व्यू कुछ दें। इस किस्म का। ये सर्कल जी, वो को, ये सर्कल वाला फिर से जरा रिपीट कर दें। ये आप रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में आप सुन लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल ये अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सर्कल के अंदर ये सेक्टर होता है समथिंग लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। अब एग्जामिनर कहता है आपको, एग्जामिनर आपको कहता है कि ये सेक्टर है और ये यहाँ पे शेडेड है। एग्जामिनर कहता है कि शेडेड निकालो। अब आपको नजर आ रहा है कि यार मैं कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये बरी राय दिस इज फॉर यू, कि शेडेड यहाँ पर होगा। शेडेड एरिया आपको निकालने के लिए यू व्हाट यू हैव टू डू, आपको सेक्टर के एरिया में से माइनस करना है ट्राइंगल को, ठीक है बेटा। आपने सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल को माइनस करना है तो आपके पास शेडेड एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो, और शेडेड एरिया आ जाएगा जो भी इस पिज्जा स्लाइस का है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, sir. चलें, दैट्स वेरी गुड। तो अब इसको जरा थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें कि अब फॉर एग्जांपल आपको ये चीज जो है ना क्लियर होनी चाहिए, कि अदरवाइज आपको पता लगना चाहिए कि मैं कैसे इस पर्टिकुलर शेप्स को एग्जाम में सॉल्व कर पाऊंगी, ठीक है। फिर चलते हैं बेटा 3D शेप्स के ऊपर। 3D शेप्स बेटा स्टार्ट होती हैं स्क्वायर से, ठीक है, और स्क्वायर का 3D होता है हमारे पास क्यूब, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं कि क्यूब क्या है बेटा। क्यूब इज अ 3D फॉर्म ऑफ व्हाट, इट इज अ 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, रूबिक क्यूब अगर देखा हो, ठीक है। सो इसके देयर आर 6 फेसेस, देयर आर 6 फेसेस। अब 3D का ही वॉल्यूम होता है, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इट इज इक्वल्स टू लेंथ क्यूब, ठीक है, क्योंकि तमाम की तमाम साइडें बराबर होती हैं। एज आई सेड दैट दिस इज अ 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, सो इसीलिए इसका होता है कि आपके पास पता होना चाहिए कि ये सेम डायरेक्शंस के अंदर इसकी क्या नाम है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर लेकिन लेंथ सेम होती है। अब 3D शेप्स का हमेशा याद रखें बेटा, 3D शेप्स का हमेशा होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास देयर आर 6 स्क्वायर्स and every square has an area of L square. So that's the formula for the cube. I hope everyone can understand this one. Yes or no everybody? Yes, sir. बेटा सबको समझ आ गई। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ एक नेट बनाऊंगा, ठीक है, नेट बनाऊंगा और वो नेट होगा किसका, वो नेट होगा बेटा स्क्वायर का, ठीक है। तो वो स्क्वायर का नेट, अगर फॉर एग्जांपल आपको क्यूब का नेट बनाना है, स्क्वायर का नेट नहीं हो सकता, क्यूब का ही होगा, सॉरी एक मिनट, तो मैं ये जरा जल्दी से रफ में ही बनाता हूँ। तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इक्वल इन लेंथ होगा, ये हो गया बेटा 5 फेसेस हो चुके हैं, और ये 6 फेसेस ये फोल्ड कर देंगे तो ये नेट हो गया जी इसका, ठीक है। ये रफ में बनाया, आप रूलर से सारे स्क्वायर्स इकट्ठे बना सकते हैं, ठीक है, टाइम लगता है इस पे। ऑल राइट, अब अगर फॉर एग्जांपल एक डिबेट है अरबाब, बेटा अगर ये क्यूब ओपन हो, ठीक है, जी यस और नो, तो क्या वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वही चीज है। नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, बट देयर विल बी चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। हम 6 की जगह पे 5 लिखेंगे फिर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस सर। क्योंकि Sir, टॉप ओपन है ना, तो ओपन। जी बेटा ताहा क्या कह रहे हैं? रिपीट कर दे। जी ताहा बोले। बेटा मैंने ये कहा है कि अगर हमारे पास क्यूब ओपन हो एक साइड से, मतलब क्यूब का टॉप ओपन है, ये वाला मैंने क्वेश्चन किया, तो इसके वॉल्यूम का ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी इतनी है जब छत तक जाएगा पानी। यस और नो? ठीक है लेकिन सर। इसके एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। वो 6L स्क्वायर की जगह पे 5L स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टॉप मिसिंग है अब। इज दिस क्लियर? चलें जी, दैट्स गुड। अब चलते हैं जी क्यूबॉइड के ऊपर। सेकंड शेप है 3D के अंदर। पहले शेप्स को समझना सीखें, फिर आप लोग क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है बेटा रेक्टेंगल का 3D होता है। ये मैंने पहले भी बड़ी दफा डिटेल में वीडियो में बना के मैंने बनाया हुआ है, बस ये मैं बना लेता हूँ रफ सा, बस समझ लें। क्यूबॉइड इज द 3D फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। अब रेक्टेंगल का 3D फॉर्म है, तो रेक्टेंगल का ये थोड़ा सही नहीं बना, जरा इसको सबक मैं थोड़ा सही बना लूँ ताकि ये एक्यूरेट हमारे पास आ जाए जरा थोड़ा सा। तो इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। All right. Now it's perfect. ये ठीक है, सही है। All right. क्यूब के अंदर डेफिनेटली दिस इज लेंथ, दैट इज ब्रेथ। बाज किताबें इसको विड्थ भी बोलते हैं, एक ही बात है, और ये हाइट हो गई। तो इसका वॉल्यूम होता है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। अब देखें ये स्ट्रेट फेसेस वाले होते हैं, ठीक है, इसमें अगेन 6 फेसेस हैं, देयर आर 6 फेसेस अगेन, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ये है, टोटल सरफेस एरिया। नाउ इन दिस केस देयर आर 6 रेक्टेंगल्स। कितने रेक्टेंगल्स है बेटा? 6 रेक्टेंगल है। टोटल सरफेस एरिया, देयर आर 6 रेक्टेंगल्स। नाउ यू नो दिस कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला में ये हमें कॉमनली पता है कि 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है। तो 6 रेक्टेंगल है तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब आपको पता है कि फ्रंट बॉटम और टॉप सेम है, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी और एच, लेफ्ट राइट वॉल भी सेम होगी तो इसलिए बी एच लिख दिया, प्लस एच एल मतलब बैक और फ्रंट भी सेम है तो प्लस एच एल। तो ये फॉर्मूला हमने बना लिया इसका, ठीक है। तो मैं याद करने के लिए स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने ऐसे करना है। आपने ये डायग्राम बनानी है छोटी सी पेपर में, तो ये आपने ऐसे करना है, एल बी बी एच और एच एल और बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और इन सबको ऐड करना है आपस में, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है बेटा। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes sir. Yes sir. Okay, now we are done with the cuboid. Okay, now Taha, the question is from you.
For example, the cuboid is open from both the ends. Open from both the ends. Can you still calculate the volume? Yes sir. Yes, you can calculate the volume. अगर दोनों साइडों से ओपन भी हो, पाइप है, पाइप का भी वॉल्यूम होता है, ठीक है, लेकिन उसका फ्लोइंग रेट आ जाता है हमारे पास कि इसमें से कितना लिक्विड पास हो जाएगा वन गो में. इज दिस क्लियर? ओके, अब एक बात बताओ कि अगर ये दोनों साइडों से ओपन हो, टॉप भी ओपन है, बैक भी ओपन है, ठीक है, टॉप भी ओपन है और बॉटम भी ओपन है, तो क्या इसमें दो रेक्टेंगल कम हो जाएंगे? यस सर, सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा. यस डेफिनेटली. तो हम लोग ये एल बी को अंदर से हटा देंगे, फॉर्मूले के अंदर से एल बी रिमूव हो जाएगा. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्योंकि टॉप और बॉटम नहीं होगा ना फिर. यस सर. चलें जी, थर्ड आता है बेटा, थर्ड आता है बेटा सिलेंडर. अब सिलेंडर जो है हमारे पास, सिलेंडर जो है ये हमारे पास कुछ इस किस्म की शेप होती है, जिसके टॉप पे भी सर्कल होता है और जिसके बॉटम पे भी सर्कल होता है. ऐसा ही है जैसे हम लोग अपनी नॉर्मल डे लाइफ में हम लोग फेमिलियर हैं उससे. एक मिनट. नॉर्मल डे लाइफ में हम लोग पाइप से फेमिलियर हैं, घरों में पाइप ऑलरेडी यूज होता है, ठीक है, हमारे घर में सिलेंड्रिकल जार्स भी होते हैं, ठीक है. तो ये टॉप और बॉटम जो होता है ये सर्कल होता है और इस तरीके से ये अटैच्ड होता है, ठीक है, बस समझ लें जरा, सही हो गया, ठीक है. ओके, सो जरा याद रखें कि अगर इसमें डेफिनेटली अब ये कर्व शेप है तो इसमें इसका टोटल सरफेस एरिया जो है ये दो चीजें होंगी, क्योंकि इसमें कर्व आ रहा है. तो कर्व्ड एरिया प्लस बेस एरिया, दो चीजें आएंगी, ठीक है जी. अब जरा और वॉल्यूम इसका क्या आएगा, जरा वॉल्यूम को भी देख लेते हैं. वॉल्यूम का ये है बेटा, वॉल्यूम का ये सीन है कि आपको इसमें ये नजर आ रहा है कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है 3D में, हमेशा याद रखें बेस एरिया. तो इधर मैं लिख देता हूं आपके लिए कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट. आपको पता है कि सिलेंडर की जो बेस है वो सर्कल है, तो आप बेस एरिया की जगह पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वॉल्यूम मिल गया, ठीक है बेटा. अब आ रहे हैं कर्व के ऊपर, टोटल सरफेस एरिया के ऊपर. टोटल सरफेस एरिया, एस ए का मतलब हो गया सरफेस एरिया. अब हमें पता है कि सिलेंडर के टॉप और बॉटम जो है ये सर्कल हैं, तो देयर आर टू सर्कल्स, तो 2 पाई आर स्क्वायर में लिख दूंगा ब्रैकेट में, ठीक है बेटा. अब कर्व मुझे फाइंड आउट करना है, तो कर्व फाइंड आउट करने के लिए, एक ग्लास का कर्व फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको इस चीज का पूरा इल्म है कि ये जो बाउंड्री होती है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? इसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलते हैं. तो ये होता है 2 पाई आर, ठीक है, और ये हो गई हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो 2 पाई आर एच. तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कुछ इस किस्म से आ जाता है. इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? जरा मैं क्लास प्रोसीड करता हूं, काइंडली आप लोग क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करें.